मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे द्वारा सेकेंड चैप्टर में उद्योग और व्यापार से संबंधित टॉपिक का अध्ययन किया जाएगा। बच्चों, अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हमारे अर्थशास्त्रियों ने ऐसा पाया था कि निर्धन राष्ट्र तभी प्रगति कर सकते हैं जब उसमें अच्छे औद्योगिक क्षेत्र हों। उद्योग रोजगार उपलब्ध कराते हैं और ये कृषि में रोजगार की अपेक्षा अधिक स्थायी भी होते हैं। इसमें आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इन्हीं कारणों से हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर अत्यधिक बल दिया गया है। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि स्वतंत्रता के समय भारत में बहुत कम उद्योग थे। अब बताया था मैंने आपको, अधिकांश उद्योग जो थे उस समय सूती वस्त्र, पटसन आदि तक ही सीमित थे। जमशेदपुर और कोलकाता में लोहा व इस्पात की सुप्रबंधित फर्में थी। यदि अर्थव्यवस्था का विकास करना था तो हमें ऐसे औद्योगिक आधार का विस्तार करने की आवश्यकता थी जिसमें विविध प्रकार के उद्योग हों। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी में स्वतंत्रता के बाद की हम बात कर रहे हैं। भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र हमारे नीति निर्माताओं के समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न यह था कि औद्योगिक विकास में सरकार और निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए। हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के उद्योगपतियों के पास हमारी अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्योगों में निवेश करने के लिए अपेक्षित पूंजी नहीं थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इतना बड़ा बाजार भी नहीं था जिसमें उद्योगपतियों को मुख्य परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलता। यद्यपि उनके पास ऐसा करने के लिए पूंजी थी, इन्हीं कारणों से राज्य को औद्योगिक क्षेत्र में को प्रोत्साहन देने में व्यापक भूमिका निभानी पड़ी थी। इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े तथा बाहरी उद्योगों पर नियंत्रण करेगी। इसका अर्थ यह था कि राज्य उन उद्योगों पर पूरा नियंत्रण रखेगा जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। निजी क्षेत्र की नीतियां सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियों की अनुपूरक होंगी और सार्वजनिक क्षेत्र अग्रणी भूमिका निभाएगा। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 का मैं पढ़ रही हूँ बच्चों। ये हमारे 19 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महत्वपूर्ण औद्योगिक नीति प्रस्ताव था। इस औद्योगिक प्रस्ताव के बाद ही भारत में उद्योगों के लिए तेज़ी से स्थापना का प्रयास किया गया था। एक तरह का ये मैग्ना कार्टा कहा जाता है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव ये जो 1956 का है, इसे भारत की औद्योगिक नीति का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को अंगीकार किया गया था। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार भी बनाया गया। द्वितीय योजना में ही समाज के समाजवादी स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रयास किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। प्रथम वर्ग में वे उद्योग सम्मिलित थे। प्रथम वर्ग पढ़ रहे हो बच्चों, जिसमें वे उद्योग सम्मिलित थे जिन पर राज्य का अनन्य स्वामित्व था। दूसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिनके लिए निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र के साथ मिलकर प्रयास कर सकते थे, परंतु जिनमें कई इकाइयों को शुरू करने का एकमात्र जिम्मेदारी राज्य की होती थी। और तीसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत ही आते थे। ये हमारे 3 वर्गों में उद्योगों को वर्गीकृत किया गया था। उसके बाद आगे पढ़ रहे हैं हम। यद्यपि निजी क्षेत्र में आने वाले उद्योगों का भी एक वर्ग था, लेकिन इस क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया था। नए उद्योगों को तब तक अनुमति नहीं दी जाती थी जब तक सरकार से लाइसेंस नहीं प्राप्त कर लिया जाता था। इस नीति का प्रयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। यदि उद्योग आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लगाए गए
तो लाइसेंस प्राप्त करना आसान था। इसके अतिरिक्त उन इकाइयों को कुछ रियायतें जैसे कर से संबंधित लाभ या कम प्रशुल्क पर बिजली की दरें दी गई। प्रशुल्क एक प्रकार का टैक्स होता है बच्चों। इस नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना था। वर्तमान उद्योग को भी उत्पादन बढ़ाने या विविध प्रकार के उत्पादन वस्तुओं की नई किस्मों का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता था। इसका अर्थ यह सुनिश्चित करना था कि उत्पादित वस्तुओं की मात्रा अर्थव्यवस्था द्वारा अपेक्षित मात्रा से अधिक नहीं हो। उत्पादन बढ़ाने का लाइसेंस केवल तभी दिया जाता था जब सरकार इस बात से आश्वस्त होती थी कि अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं की आवश्यकता है। लघु उद्योग के बारे में और पढ़ लेते हैं बच्चों। उद्योगों के संदर्भ में 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति, जिसे करवे समिति भी कहा जाता था, नोट कर लेना इस समिति का नाम, ने इस बात की संभावना पर विचार व्यक्त किया था कि ग्राम विकास को प्रोत्साहन करने के लिए लघु उद्योगों का प्रयोग किया जाए। लघु उद्योगों की परिभाषा किसी इकाई की परिसंपत्तियों के लिए दिए जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ में दी जाती है। समय के साथ साथ निवेश की सीमाएं भी बदलती रही हैं। 1950 में लघु औद्योगिक इकाई उसे कहा जाता था जो 5 लाख रुपए तक का अधिकतम निवेश करती थी। इस समय 1 करोड़ रुपए का अधिकतम निवेश किया जा सकता है लघु इकाइयों में। ऐसा माना जाता था कि लघु उद्योग अधिक श्रम प्रधान होते हैं, अर्थात उनमें बड़े पैमाने के उद्योगों की अपेक्षा श्रम का अधिक प्रयोग किया जाता है। अतः वे अधिक रोजगार का सृजन करते हैं, लेकिन ये बड़ी औद्योगिक फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। इससे स्पष्ट है कि लघु उद्योगों के विकास के लिए बड़ी फर्मों से उनकी रक्षा किए जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए अनेक उत्पादों को लघु उद्योग के लिए आरक्षित कर दिया गया। ऐसे आरक्षण की कसौटी यह थी कि ये इकाइयाँ इन वस्तुओं के निर्माण के योग्य हैं। उन्हें अन्य रियायतें भी दी गई थी, जैसे कम उत्पाद शुल्क तथा कम ब्याज दरों पर बैंक ऋण उपलब्ध कराए गए थे। यहाँ बच्चों हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कंप्लीटली औद्योगिक नीति जो 1956 की थी उसका डिटेल में अध्ययन, सरकार की उद्योगों के प्रति क्या पॉलिसी रही, इस तरह की बातों का अध्ययन किया है और डिटेल में लघु उद्योगों से संबंधित विचारधारा को पढ़ा है। कल हम इससे आगे बढ़ते हुए व्यापार नीति और आयात प्रतिस्थापन की नीति का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।